तो थर्ड भाव हो गया। फिर फोर्थ भाव। फोर्थ भाव में क्या आता है? माता के बारे में, जन्मभूमि के बारे में। जन्मभूमि पे हमारी पूरी लाइफ हम रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, फोर्थ भाव से देखा जाता है। लोग पूछते हैं भाई हम हमारा जो है भाग्योदय कहाँ पे होगा, जन्मभूमि पे होगा या जन्मभूमि से दूर जाना होगा? तो फोर्थ भाव अगर पीड़ित होगा तो जन्मभूमि से दूर जाना होगा। फोर्थ भाव पे अगर शुभ प्लेनेट बैठे, शुभ प्लेनेट की दृष्टि है, तो जहां पे जन्मभूमि छोड़ देंगे तो फिर दुखी हो जाएंगे। जन्मभूमि में रह करके ही अपना व्यवसाय या फिर रोजगार करना चाहिए। फिफ्थ भाव और फोर्थ भाव हमारा प्राइमरी एजुकेशन का भी है। सिक्स फिर आते हैं फिफ्थ भाव। फिफ्थ भाव हमारा एजुकेशन का है और प्रेम का है, मित्र का है, और पेट का है। ठीक है। और एक चीज और कल छूट गया था, लीवर। ठीक है। लीवर का भी फिफ्थ भाव है। फिफ्थ भाव का संबंध 8 और 12 से बनता है, तो जो है लीवर इन्फेक्शन होता है, पेट में इन्फेक्शन होता है ना। तो फिफ्थ भाव से ये हो गया। फिर आता है हमारा संतान भाव। संतान भाव भी हम फिफ्थ भाव से देखते हैं, हमें संतान होगी या नहीं होगी। तो संतान भाव पे अगर वहां पे सूर्य फिफ्थ में बैठता है तो पहली संतान की डेथ हो जाती है। मंगल बैठता है केवल अकेला तो पहले संतान की डेथ हो जाती है। जो गर्म प्रकृति के प्लेनेट है वो अगर फिफ्थ भाव में बैठते हैं तो पहली संतान की मृत्यु संभव है। और उसके बाद से गर्भ गिर जाता है, पहला संतान जो है गर्भ गिर जाता है। उसके बाद शनि अगर है वहां पे तो पहला बच्चा चांसेस है कि मरा हुआ पैदा हो, अकेला शनि हो, है ना। लेकिन अगर फिफ्थ भाव पे पंचमेश की दृष्टि है तो ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। सारी चीजें खत्म हो जाती है। एक अपवाद है कि अपवाद मान करके जो भी हमने बताया उसको अपवाद मान लिया जाएगा कि अगर फिफ्थ भाव, जो प्लेनेट अपने भाव को देखता है, उस भाव से रिलेटेड सभी शुभ फल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये सत्य है। जो ज्योतिष में सत्य है कि अपने भाव को जो प्लेनेट देखता है वो अपने भाव की रक्षा करता है। तो अगर बुरे प्लेनेट भी वहां बैठे हैं तो उसका बुरा फल नहीं मिलेगा। ठीक है। तो किताबों में जो ज्योतिष में चीजें दी हुई हैं वो आपको कहीं कहीं लगेगा कि ये लागू नहीं हो रहा, वो इसीलिए लागू नहीं होता क्योंकि प्लेनेट की दृष्टि अपने राशि पर होती है ना। जैसे मेष राशि है तो वहां पर सूर्य बैठेगा तो स्वराशि का हो गया, तो वहां पर आपको बुरा फल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वृषभ राशि है, वृषभ लग्न है, तो वहां पे कन्या कन्या राशि आ जाएगी फिफ्थ में। और बुध भी सूर्य के साथ बैठा हो तो पहले संतान की मृत्यु नहीं होगी। ठीक है। या फिर बुध 11 में बैठ करके छठे को पंचम भाव को देख रहा है तो भी संतान की मृत्यु नहीं होगी। अर्थात जो पहले नियम लिखा गया है, बताया गया, सब अपवाद स्वरूप मान लिए जाएंगे कि वो लागू नहीं होगा। ठीक है। तो ये सभी जो भी नियम, जो भी बुरे प्रभाव है वो सब खत्म हो जाते हैं जब भी प्लेनेट अपनी राशि को देखता है या अपनी राशि में बैठ जाता है। ठीक है। वहां पे थोड़ा सा अपवाद स्वरूप में और भी आता है कि अगर जो प्लेनेट बैठा है वो 0 डिग्री का है, 1 डिग्री का है। ठीक है। और जो क्रूर प्लेनेट बैठा है वो 10 डिग्री का है, 12 डिग्री का है, तो कहते हैं ना कि वो बली हो जाता है। ज्यादा डिग्री का होता है तो बली हो जाता है, जो कम डिग्री का कमजोर हो जाता है। तो ज्योतिष का नियम यहाँ पर लागू होता है कि अगर कम डिग्री का प्लेनेट बैठ के अपनी राशि में बैठा है तो अपने घर की रक्षा नहीं कर सकता, है ना। 28-29 डिग्री का बैठ करके उस भाव में अपने घर की रक्षा नहीं कर सकता। फिर जो क्रूर प्लेनेट वहां पे बैठा है उसका फल मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। ये भी ध्यान में रखना आपको। छोटी छोटी बातें जैसे जैसे आएगा बताता रहूंगा। फिर आते हैं सिक्स भाव पे। अब पंचमेश अगर सिक्स भाव में आ जाता है, पंचम का स्वामी सिक्स में आ जाता है, तो सिक्स भाव कल क्या बताया गया था? रोग भाव, शत्रु भाव। धन का भाव भी हमारा सिक्स है। ठीक है। और नौकरी का भाव है, कोर्ट केसेस का भाव है, डाइवोर्स का भाव है। ठीक है। तो अगर फिफ्थ का स्वामी सिक्स में आ गया, फिफ्थ भाव हमारा क्या है? एक निरोग भाव भी है। ठीक है। पंचम भाव निरोग भाव भी है, निरोगी काया लगने से अगर पंचम में बैठ जाता है निरोगी काया माना जाता है। तो पंचमेश अगर छठे में आ जाए तो व्यक्ति पूरी लाइफ बीमार रहता है। व्यक्ति पूरी लाइफ बीमार है। मेष लग्न हो और सूर्य छठे में बैठ जाए तो व्यक्ति पूरी लाइफ बीमार रहेगा क्योंकि पंचमेश होकर के छठे में बैठ गया। वृषभ लग्न हो, बुध छठे में बैठ जाए क्योंकि पंचमेश होकर के छठे में बैठ जाएगा तो फिर क्या होगा?
ऐसा व्यक्ति पूरी लाइफ बीमार रहेगा, कुछ न कुछ उसे परेशानियां घेरे रहेंगी, समस्याएं घेरे रहेंगी। उसका इलाज यही होता है कि पंचम भाव को एक्टिव किया जाए। सूर्य को, अगर मेष लग्न हो तो सूर्य को पंचम में एक्टिव करेंगे, और वृषभ लग्न हो तो बुध को पंचम में एक्टिव करेंगे। ठीक है, तो छठे से आगे बढ़ते हैं। सप्तम भाव। सप्तम भाव जो हमारा होता है, ये होता है पार्टनरशिप का, पत्नी का, छोटे मोटे रोजगार का, और हमारे दुश्मन का। ऐसा दुश्मन जिसे हम जानते हैं, है ना, नोन पर्सन। जैसे हमारे जो विपरीत, पति के विपरीत पत्नी होती, पत्नी के विपरीत पति, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है ना, दोनों एक साथ रहते हैं, जिंदगी पूरी लाइफ लड़ते रहेंगे और पूरी लाइफ साथ रहेंगे। उन्हें लड़ना भी है और साथ भी रहना। उसे प्रेम कह सकते हैं या फिर जो भी नाम दे सकते हैं। लेकिन पहले का शत्रु भाव सप्तम होता है, सप्तम का शत्रु भाव पहला भाव होता है। तो कहा जाता है पति पत्नी में प्रेम नहीं होता, लेकिन संस्कार ऐसे हैं कि हमें साथ साथ रहना पड़ता है और एक दूसरे से लगाव हो जाता है, एक दूसरे की जरूरत हो जाती है, और उस जरूरत के अनुसार हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, है ना। प्रेम नहीं होता, प्रेम होता है पंचम भाव से। ठीक है, तीन चीज ये सप्तम भाव से। हाँ, और शरीर के अंगों में किडनी। ठीक है, किडनी के बारे में विचार करेंगे। अगर सप्तम से अष्टम में चला जाए, सप्तम से छठे भाव में चला जाए, सप्तम से 12वें में चला जाए, तो किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। सप्तम राहु के साथ, शनि के साथ बैठ जाए तो किडनी की खराब होने की प्रॉब्लम हो सकती है। सप्तमेश और किडनी का कारक शुक्र भी होता है ना। तो शुक्र और सप्तमेश दोनों छठे भाव में बैठ जाए, अष्टम में, तब ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी, है ना। एक में तो आप कह सकते हैं हाँ प्रॉब्लम हो सकती है, सप्तम में छठे में बैठ जाए या फिर 8वें में बैठ जाए, लेकिन शुक्र भी पीड़ित हो गया तो निश्चित रूप से किडनी की प्रॉब्लम होगी होगी। उसके बाद आते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव हमारा जो है वो गुप्त अंग में आता है। सप्तम भाव जो है वो आंतरिक गुप्त अंग है, और अष्टम भाव बाह्य गुप्त अंग है। ठीक है, तो अष्टम भाव से हमारा जो है देखा जाए तो गुप्त विद्याएं भी हैं, वो अष्टम भाव से देखी जाती हैं। मृत्यु भाव मुख्य रूप से हम अष्टम भाव से देखते हैं, और जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड, जमीन के नीचे पाए जाने वाले जितने पदार्थ हैं, है ना, इंश्योरेंस, एस्ट्रोलॉजी ना, ये सब गुप्त विद्याएं हैं। ये सब चीजें हम अष्टम भाव से देखते हैं। रिसर्च, ठीक है, अष्टम में अगर लग्नेश बैठ जाता तो ऐसा व्यक्ति लाइफ में ऐसा कोई पढ़ाई करता है जो रिसर्च करता है ना। 10th का स्वामी अष्टम में बैठ जाए तो व्यक्ति ऐसे ऐसे प्रोफेशन होता है जो रिसर्च से निकलता है, जैसे डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, है ना। इंजीनियरिंग का भाव भी अष्टम भाव है। ठीक है, सर्जरी का भाव अष्टम भाव है ना। और बस इतना ही। उसके बाद हम आगे आते हैं। अच्छा हाँ, ससुराल भाव भी अष्टम भाव है, क्योंकि देखिए हमारा परिवार, लग्न मैं और हमसे दूसरा हमारा परिवार, सप्तम भाव पत्नी का भाव या पति का भाव, और सप्तम से दूसरा अष्टम भाव बनता है, इसलिए ससुराल भाव। तो हमारे लिए अष्टम भाव ससुराल भाव माना जाएगा। तो ससुराल हमारा कैसा मिलेगा, ससुराल से हमारी कितनी पटेगी, ससुराल से ससुराल वाले हमें प्रेम करेंगे कि नहीं करेंगे, वो हमारे अष्टम भाव से देखा जाएगा। अष्टम भाव में क्रूर प्लेनेट हो, अष्टम भाव पे क्रूर प्लेनेट की दृष्टि हो, तो फिर ससुराल से हमारी नहीं बनेगी, है ना। दामाद को तो सभी ससुराल के लोग प्यार करते हैं, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं विचारों में भिन्नता रहती है कि एक दूसरे से बात करना कम पसंद करते हैं। प्यार भी तो वो इसलिए करते हैं कि लड़की उनकी हमारे घर पे, लड़की गई प्यार खत्म। तो वो भी एक स्वार्थी होता है, प्रेम नहीं होता। लेकिन लड़की देने के बाद भी कुछ लोग लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, एक दूसरे के विचार नहीं मिलते, एक दूसरे से वो देखना पसंद नहीं करते। तो कुछ ऐसे परिवार है जहाँ पे दामाद और सास ससुर में काफी अच्छी बनती है, बेटे और माँ की तरह बनती है। तो वहां पे अगर शुभ प्लेनेट बैठा है तो दामाद और सास में बनेगी, ससुर में बनेगी। लेकिन अगर वहां पर अष्टम भाव में पीड़ित क्रूर प्लेनेट राकेश बैठे हो, मंगल बैठे हो, शनि
और इनकी अगर दृष्टि भी हो तो भी ससुराल से नहीं बनेगी, है ना। तो इसको भी आप एक प्रिडिक्शन के तौर पे ले सकते हैं, इसको चेक कीजिएगा। अष्टम के बाद हम आते हैं नाइन्थ भाव। नाइन्थ भाव हमारा जो है धर्म का भाव है। इसका स्वामी जो है गुरु माना जाता है। धर्म स्थान जो है नाइन्थ भाव से देखते हैं। पिता का भाव नाइन्थ भाव है। उच्च शिक्षा का और विदेश यात्रा का भाव नाइन्थ भाव है। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, उच्च शिक्षा का भाव, विदेश यात्रा का भाव। अगर किसी को पूछे भाई मैं डॉक्टर बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता हूँ, मैं इंजीनियर बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता हूँ, मैं पीएचडी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो वहां पर नाइन्थ भाव दशांतर दशा में नाइन्थ भाव आना चाहिए। नाइन्थ भाव के स्वामी की दशा हो या नाइन्थ भाव में जो प्लेनेट हो वो दशा के नक्षत्र में हो ना, तभी वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है, डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता है, पीएचडी कर सकता है। नहीं तो पढ़ाई में कहीं रुकावट आती है। ठीक है, मतलब वो डॉक्टर ना बनकर फिर बीए करेगा, बीएससी करेगा, बीए बीएससी को कुछ शिक्षा नहीं मानते आज के टाइम पे, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। तो उच्च शिक्षा उसी को हम कहेंगे जो मास्टर डिग्री हो कम से कम या प्रोफेशनल डिग्री हो। कुछ पूछना नहीं मीनाक्षी जी? चलिए, अब हम बढ़ते हैं टेंथ भाव की तरफ। टेंथ भाव हमारा क्या है? टेंथ भाव हमारा प्रोफेशन का है। किस चीज का है? कर्म स्थान माना जाता है। हम लाइफ में किस प्रकार के कर्म से जुड़े होंगे, रोजी रोटी का साधन क्या होगा, वो हमारा टेंथ भाव बताएगा। ठीक है, टेंथ भाव हमारा कर्म स्थान है, पिता का भी भाव है। हमने बताया आपको नाइन्थ भाव पिता का भाव। तो जब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं है, मतलब रोजी रोजगार का साधन आपके पास नहीं है, तब तक नवम स्थान पिता का भाव है। लेकिन जब आप खुद अपनी मेहनत से धन कमाने लगते हैं और पिता को कुछ पैसे देने लगते हैं, पिता से आप मांगते हैं, पिता से, पिता पर आप आश्रित नहीं है, तो दसम भाव पिता का भाव माना जाएगा। ठीक है, तो एक हमारे वहां मानता है भाई 25 साल तक नाइन्थ भाव को मानिए, 25 साल के बाद टेंथ भाव को पिता का भाव मानेंगे। कोई भी रोजी रोजगार हो, किस प्रकार का रोजगार व्यक्ति करेगा, टेंथ भाव में जो भी प्लेनेट बैठता है, मान लीजिए शुक्र बैठा है, तो शुक्र क्या होता है, विलासता का कारक है। रेडी और किसका कारक होता है, ज्वेलरी का कारक होता है, ब्रांडेड चीजों का कारक होता है, रेडीमेड गारमेंट्स का कारक होता है, रत्नों का कारक होता है। तो इन सब चीजों का कारक, इन सब चीजों के बारे में हम शुक्र से देखते हैं, तो वो यहाँ पर व्यक्ति इस तरह से काम, शुक्र से रिलेटेड काम करेगा। सूर्य बैठा तो गवर्नमेंट जॉब करेगा, चंद्रमा बैठा तो गवर्नमेंट जॉब कर सकता है, या फिर भोजन से रिलेटेड काम कर सकता है ना। मंगल बैठा तो उसे पुलिस में जाना चाहिए, आर्मी में जाना चाहिए, है ना। या फिर अगर सीए कर रहा है तो ऑडिटर के पोस्ट पे काम करना चाहिए, क्योंकि मंगल ऑडिट के पोस्ट को बताता है। तो जो प्लेनेट बैठा है उसी के आधार पर, शनि बैठा है तो वहां पर व्यक्ति को लोहे से रिलेटेड काम करना चाहिए। मंगल बैठा तो अगर वो नौकरी नहीं करना चाहता तो वो मकान से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड काम करे तो उसे फायदा होगा, करना चाहिए, है ना। तो जो प्लेनेट बैठता है उससे रिलेटेड हम टेंथ भाव जो प्लेनेट बैठता है उसके अनुसार उसका हम प्रोफेशन को निर्धारित करते हैं। जो प्लेनेट बैठता है वो किसके नक्षत्र में, नक्षत्र के अनुसार निर्धारित होगा, या फिर टेंथ में जो प्लेनेट बैठा उसके अनुसार निर्धारित होगा। कोई प्लेनेट नहीं बैठा तो टेंथ का स्वामी जिसके नक्षत्र में है उसके अनुसार हमारा प्रोफेशन निर्धारित होगा। हमारा गुडविल
टेंथ भाव में जितने ज्यादा प्लेनेट बैठेंगे, ध्यान रखिएगा, टेंथ भाव में जितने ज्यादा प्लेनेट बैठेंगे, हमारे हमारा गुडविल उतना ही ज्यादा होगा। नेम और फेम का भाव टेंथ भाव है, यश कीर्ति का भाव टेंथ भाव है। तो टेंथ भाव में जितने ज्यादा प्लेनेट बैठेंगे, ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा फेमस होता है। अगर नाइन्थ भाव में 29 डिग्री का कोई प्लेनेट बैठा हो, 28 डिग्री का बैठा हो, तो वो चलित चार्ट में टेंथ में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति भी काफी फेमस होता है। एकादश भाव में कोई प्लेनेट 1 डिग्री का बैठा हो, 2 डिग्री का बैठा हो, तो भी टेंथ भाव में आ जाता है चलित चार्ट में, तो ऐसा व्यक्ति फेमस होता है ना। कुल मिला के टेंथ भाव में जितने ज्यादा प्लेनेट होंगे, उतना ही व्यक्ति ज्यादा फेमस होगा। तो कर्म का भाव हो गया, पिता का भाव हो गया, मुख्य रूप से यही है, यश कीर्ति गुडविल का भाव टेंथ भाव है। शरीर के अंगों में, शरीर के अंगों में हम देखते हैं नी, ठीक है, घुटना, हमारा जो नी होता है, ये हमारा टेंथ भाव है। नी से लेकर के कमर से नीचे वाला हिस्सा, ये नाइन्थ भाव में आता है। ठीक है, नाइन्थ भाव के बारे में, नाइन्थ भाव से हम नी से ऊपर के जो हिस्सा, उसके बारे में हम नाइन्थ भाव से देखते हैं। नी जो होता है हमारा, वो टेंथ भाव से देखेंगे। एक चीज और छूट गया था, बड़ी याद ना, बड़ी याद जो होता है वो हमारा एट्थ भाव से देखते हैं। ठीक है, एट्थ भाव से देखते हैं। अब हम आते हैं 11th भाव पे। 11th भाव हमारा आता है लाभ स्थान। इस भाव का ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में बहुत ज्यादा महत्व तो नहीं दिया जाता, लेकिन केपी पद्धति में, नक्षत्र ज्योतिष में 11 भाव का महत्व बहुत ही ज्यादा माना जाता है। 11 भाव अगर किसी के चार्ट में नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं होता है ना। तो 11 भाव का महत्व बहुत ही ज्यादा है। दूसरा, ये मित्र का भी भाव है, बड़े भाई का भाव है, लाभ भाव तो है ही है। ठीक है, दूसरा ये सोशल वर्क, सोशल संस्थाओं का भी भाव है। जो संस्थाएं सेवा कार्य करती हैं, एनजीओ का भाव है ना, सामाजिक संस्था का भाव। और हमारे गुरुद्वारे जो होते हैं ना, उसको भी हम 11th भाव से देखते हैं, क्योंकि गुरुद्वारे का काम क्या होता है, जो भी हम दान करते हैं, वो उस पैसे का दान कर देते हैं। हमारे मंदिर में क्या होता है, धर्म स्थान हमारा जो है हिंदू धर्म का, वहां जो भी हम चढ़ाते हैं, वो पंडित जी अपने घर पे ले आएंगे, या अपने ही रिश्तेदारों में बांट देते हैं, या फिर मंदिर के कोषागार में पड़ा रहेगा। मंदिर का थोड़ा बहुत काम होगा तो होगा, नहीं तो कोषागार में पड़ा रहेगा। अधिकतर लोग, पंडित जी लोग बांट देते हैं। और आज के टाइम पे क्या है, सरकार ले लेती है बड़े बड़े मंदिरों का पैसा। लेकिन 11th भाव जो है, वहां जो भी हम दान करते हैं, चावल दान, पैसा, रुपया, जो भी चीज है, वो चीजें वो फिर वहां पर लोगों की सेवा में लगा दी जाती है, धार्मिक कार्यों में लगा दी जाती है, सामाजिक कार्यों में लगा दी जाती है। तो 11th भाव को हम गुरुद्वारे से जोड़ करके देखते हैं, सामाजिक कार्य, एनजीओ, गुरुद्वारा, ये सब 11th भाव से देखेंगे। शरीर के अंगों में देखा जाए तो नी से लेकर के और पैर का जो पंजा है, उसको छोड़ दिया जाए। पंजे के ऊपर का जो हिस्सा है, हमारी जो पिंडलियां हैं, ये जो पैर का हिस्सा है, ये हम 11th भाव से देखते हैं। तो एक रिश्ते में हुआ हमारा बड़ा भाई, ठीक है, लेकिन बड़े भाई से भी कोई बड़ा भाई है, तो उसको हम 11 से नहीं देखेंगे। मान लीजिए मैं 2 भाइयों से छोटा हूँ, या 2 बहनों से छोटा हूँ, तो मेरा भाव लग्न होगा, मेरे से जो बड़ा भाई, उसके लिए 11th भाव होगा। और उससे बड़े भाई के बारे में विचार करना है, तो क्या हुआ, 11 से 3 भाव पीछे आएंगे, अर्थात 9th भाव। 9th भाव से हम विचार करेंगे। 9th भाव में जो प्लेनेट बैठा है, बुरा प्लेनेट बैठा है, कमजोर प्लेनेट बैठा है, राकेश इत्यादि बैठे हैं, तो उस भाई की स्थिति अच्छी नहीं होगी, है ना। शनि अगर बैठा हुआ है, राहु बैठा है, तो भाई की स्थिति अच्छी नहीं होगी, है ना। तो हम अपने से बड़ा भाई 11th भाव से, उससे बड़े भाई को 9th भाव से, और पता पता मैं 3 भाइयों से छोटा हूँ, या 3 भाई बहनों से छोटा हूँ, तो हमसे बड़ा 11th भाव, उससे बड़ा 9th भाव, और उससे बड़ा भाई या बहन हो तो वो 7th भाव से देखा जाएगा।
ठीक है। तो रिश्तों के बारे में जब हम प्रश्न कुंडली पढ़ाते हैं तो हर रिश्ते के बारे में चर्चा की जाती है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर भाइयों के बारे में, बहनों के बारे में, मामा के बारे में, मासी के बारे में हमने बता दिया कि किस किस भाव से और किस प्रकार से हम भाव से चेक करेंगे, कैसे देखेंगे, किस भाव से विचार करेंगे। 11th भाव के बाद 12th भाव आता है, ये भी अष्टम भाव की तरह ही होता है, लेकिन ये हॉस्पिटल का भाव है, कर्ज का भाव है, नुकसान का भाव है और भोग विलासता का भाव है, बिस्तर सुख, सैया सुख, ठीक है, इसका भाव माना जाता है। खर्च का भाव जो है 12वां भाव माना जाता है। अब ज्योतिष के बारे में ये सब चीजें आपको किताबों में भी मिल जाएंगी, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, हर पंचांग मिलता है, लेकिन आपको प्रिडिक्शन कैसे करना है वो मैं अभी खोल करके बता देता हूँ। कभी भी एक अकेला भाव फल नहीं देता है ना। कहा जाता है लग्नेश की दशा चल रही है तो आपको ये फल मिलेगा, ये लग्नेश छठे भाव में है तो आप बीमार होगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है। प्लेनेट, अकेला प्लेनेट कभी भी विशेष फल नहीं देता। जब भी फल हमें मिलेंगे तो भावों के समूह मिलकर के फल देते हैं। अकेला भाव फल नहीं देता, भावों के समूह फल मिलकर के फल देते हैं। ठीक है। जैसे हमें मैरिज को लिया जाए तो अकेला मैरिज का भाव कौन सा है? सप्तम भाव है। डाइवोर्स का भाव छठा भाव है। तो सप्तम भाव की दशा चल रही है, जरूरी नहीं है कि शादी हो जाए। सप्तम से अष्टम में बैठा तो शादी नहीं होगी, लेकिन अगर सप्तमेश के साथ सेकंड भाव, सेकंड के स्वामी की दशा आ जाए या जिसकी दशा चल रही है उसका नक्षत्र स्वामी सेकंड का स्वामी हो तो सप्तमेश और सेकंड का रिलेशन बन गया और फिर लाभ भाव हमारा एकादश भाव हो गया। तो आप प्रत्यंत दशा में 11 भाव का प्रभाव, भाव का एक समूह जब आता है तब मिलकर के कोई भी घटना घटती है। चाहे चाइल्ड बर्थ हुआ, चाहे प्रॉपर्टी के सेल परचेज प्रॉपर्टी हुआ, चाहे विदेश यात्रा हुआ, जब कम से कम 3 भाव मिलकर के किसी भी फल को देते हैं। तो जब मैरिज हम देखते हैं तो दूसरा, सातवां, 11वां भाव देखते हैं। शादी चाइल्ड बर्थ देखते हैं तो 1, 5, 2, 5, 11 देखते हैं, है ना। नौकरी जब होता है तो सिर्फ दसम भाव से या छठे भाव से नौकरी नहीं होती। हाँ, छठे के साथ 11th या 10th भाव आता है तभी हम नौकरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिले। केवल छठे भाव की दशा हमें नौकरी नहीं दिला सकती। ठीक है। छठे में अष्टम आ गया तो रोग मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी। छठे में 11वां आएगा तभी जाकर के नौकरी मिलेगी। और दूसरा धन, धन आता है तो दूसरे का भी कहीं रिलेशन बनेगा तभी नौकरी मिलती, अन्यथा नहीं मिलती। तो भावों का समूह मिलकर के फल देते हैं। प्रिडिक्शन में हम चल करके उसको एक एक करके क्रमवार चेक करेंगे कैसे फल मिलता है। चलिए, तो 12 भाव के बारे में कल हो गया था, 7 भाव के बारे में आज हमने 7 भाव को कंप्लीट किया। ठीक है। अब इसके बाद बचता है लग्न। ठीक है। जहां पे प्रथम भाव स्थान चार्ट में देखिए, प्रथम स्थान लिखा है, इसको हम लग्न बोलते हैं। सूर्य नहीं, जब भी व्यक्ति का जन्म होता है, जब भी व्यक्ति का जन्म होता है तो उस समय जो लग्न पूरब दिशा में उदित होता है उसी को लग्न मान लिया जाता है। तो आपने पाया होगा जब भी व्यक्ति का जन्म सुबह के टाइम 5 या 6 के आसपास होता है तो उसका, उसके लग्न में सूर्य आता है ना, अर्थात सूरज पूर्व में उदय होता है। तो जन्म के टाइम पे पूर्व दिशा में जो भी लग्न होता है उसी को हम लग्न मानते हैं। ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, 2-2 घंटे, पौने 2-2 घंटे का एक एक लग्न होता है और वैसे वैसे लग्न चेंज होता रहता है। तो अगर किसी का मेष लग्न हो तो उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, किसी व्यक्ति का वृषभ लग्न हो तो उसका स्वभाव कैसा होगा, उसकी सोच कैसी होगी, क्योंकि लग्न के अनुसार बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो हमें भाव के बारे में, किस भाव से हम क्या क्या देखते हैं, ये विस्तृत रूप से हमने चेक किया। उसके बाद से हम लग्न के बारे में भी चर्चा करते हैं। ठीक है। आप लोगों को कल दिया था कि मेष से लेकर के मीन राशि तक क्रमवार याद कर लीजिएगा कि मेष के बाद वृषभ आता है, उसको आप याद कर लीजिएगा। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक,
धनु मकर कुंभ मीन, है ना, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए इसको भी बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको याद करना जरूरी है। उच्च और नीच राशियां हैं। सूर्य जो है मेष राशि है, मतलब एक नंबर। मेष मतलब क्या होता है? एक नंबर। देखिए ये देखिए एक नंबर है, ठीक है। एक नंबर का मतलब होता है मेष राशि। दो नंबर होता है वृषभ राशि। तीन नंबर होता है मिथुन। चार का मतलब कर्क। पांच का सिंह। छह का कन्या। सात तुला। आठ वृश्चिक। नौ धनु। 10 मकर। 11 कुंभ। 12 मीन राशि। तो कहीं भी कुंडली में आपको राशियां नहीं लिखी रहती हैं, नंबर्स लिखे होते हैं। तो जहां जो नंबर है उस नंबर से आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। जो लोग ज्योतिष के बारे में एबीसीडी से शुरू कर रहे हैं उनको याद करना है, मेष से लेकर के मीन तक राशियां क्रमवार याद करना है और नंबर से याद करना है। एक नंबर है तो मेष राशि है या मेष लग्न है, ठीक है। तो सूर्य जब एक नंबर में रहता है, जहां सूर्य है वहां एक नंबर लिखा है, तो सूर्य को उच्च राशि में माना जाता है। उच्च माना जाता है मतलब प्रताप, बहुत बली माना जाता है, अच्छा माना जाता है ना। चंद्रमा अगर दो नंबर में हो, वृषभ में हो, तो उच्च का माना जाता है, अच्छा माना जाता है। मंगल मकर में हो तो मंगल को मकर राशि में अच्छा फल देते हुए पाया जाता है। बुध कन्या में हो, बुध तो कन्या उसकी राशि भी है, लेकिन कन्या में ये उच्च का माना जाता है। बृहस्पति जो है कर्क में अर्थात 4 नंबर में हो तो उच्च का माना जाएगा। शुक्र मीन में अर्थात 12 नंबर में हो, मीन राशि में हो तो उच्च का माना जाएगा। शनि तुला में हो अर्थात 7 नंबर में हो तो उच्च का माना जाएगा। राहु मिथुन 3 नंबर में हो तो उच्च का माना जाएगा। केतु धनु में हो तो उच्च का माना जाता है। और उसके ठीक सामने वाली 7वीं राशि जो होती है वो नीच राशि होती है ना। तो मेष, मेष से 7वीं क्या होगी? तुला। तो सूर्य तुला में नीच का हो गया। चंद्रमा वृषभ में उच्च का है। वृषभ से 7वां क्या होता है? वृश्चिक। वृश्चिक में नीच का हो गया। मंगल मकर में उच्च का है, इससे 7वीं क्या हुई? कर्क। कर्क में नीच का हो गया। कन्या में उच्च का, मीन में नीच का बुध होता है। बृहस्पति कर्क में उच्च का है तो मकर में नीच का हो जाएगा। तो उसके सामने जो राशि होती है 7वीं राशि, वो नीच की होती है सभी प्लेनेट के लिए, ठीक है। शनि तुला में उच्च का माना जाता है तो मेष में नीच का हो जाएगा। राहु मिथुन में है तो फिर धनु में नीच का हो जाएगा, है ना। केतु धनु में उच्च का है तो मिथुन में नीच का हो जाएगा। इसको भी याद करना जरूरी है, आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। उच्च याद कर लिए नीच अपने आप याद हो जाएगा। ये भी एक बार चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं राशियों की तरफ, लग्नों की तरफ। मंगल। मंगल सभी प्लेनेट अपने भाव से 7वीं दृष्टि से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी प्लेनेट 3 नंबर में हो, ठीक है, तो वहां से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। कोई भी प्लेनेट, सप्तम भाव को सभी प्लेनेट दृष्टि देते ही देते हैं। लेकिन समझिए ग्रह हमारे वातावरण में किस प्रकार से है। सबसे सूर्य है एक नंबर पे, उसके बाद से आता है बुध, उसके बाद से आता है शुक्र, ठीक है। शुक्र के बाद से पृथ्वी है और फिर चंद्रमा है। तो चंद्रमा को हम यहाँ पे ग्रह माना गया है, लेकिन चंद्रमा हमारे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। पृथ्वी के बाद से तो हम पृथ्वी की जगह क्या लेंगे? पृथ्वी को ग्रह नहीं मानते, चंद्रमा को उसकी जगह मानते हैं। तो शुक्र के बाद से चंद्रमा आ जाएगा। चंद्रमा के बाद से फिर मंगल आएगा और मंगल के बाद से गुरु आएगा, गुरु के बाद से शनि आएगा। तो हमारी पृथ्वी की कक्षा के अंदर कौन से प्लेनेट हैं? सूर्य, बुध, शुक्र, ठीक है। और पृथ्वी की कक्षा से बाहर कौन कौन से प्लेनेट हैं? मंगल, गुरु, शनि। तो 3 प्लेनेट जो होते हैं इनको इनको बहुत ज्यादा पावर मिली हुई है। हमारे लाइफ में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, ये मंगल, शनि और गुरु का विशेष प्रभाव रहता है। इनको विशेष दृष्टियां भी दी गई है। तो जो मंगल होता है इसकी 3 दृष्टियां होती है, चौथी, 7वीं, 8वीं। देखिए 7वीं तो सबकी होती है, लेकिन मंगल को 2 दृष्टि अलग से मिली है, 4th दृष्टि और अष्टम दृष्टि। तो मंगल जहां भी बैठता है वहां से चौथे भाव पे, जैसे मंगल 5 पे यहाँ दिखाई दे रहा है आपको सिंह राशि में, तो यहीं से काउंट करेंगे 5, 6, 7, 8। अष्टम में इसकी पहली दृष्टि हो जाएगी, चौथी दृष्टि जो है। सप्तम पे 9th भाव पे इसकी दृष्टि है ही, और अष्टम भाव अर्थात 10th भाव पे मंगल की दृष्टि भी
मानी जाती है। तो चौथी, सातवीं, आठवीं 3 दृष्टियां मंगल की होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसको इसी तरह से हम काउंट करते हैं। मान लीजिए कि थर्ड भाव में मंगल है, नहीं लग्न में मंगल है, तो उसकी चौथी दृष्टि कहाँ पे होगी? कन्या पे होगी। सातवीं दृष्टि कहाँ पे होगी? धनु पे होगी। और आठवीं कहाँ होगी? मकर में होगी। ठीक है, मान लीजिए यही मंगल यहाँ पे बैठा हो, वृषभ में बैठा हो, तो यहाँ से चौथी कौन से आएगा? पंचम भाव। ठीक है, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे चौथे से काउंट करेंगे तो पंचम भाव पे चौथी दृष्टि आएगी। सप्तम दृष्टि कहाँ पे आएगी? 4 से सप्तम आता है अष्टम भाव, और 9th भाव पे उसकी अष्टम दृष्टि होगी। ठीक है, तो 5वें, 8वें और 9वें भाव को मंगल देखेगा अगर वो सेकंड भाव में बैठा है तो। इसी प्रकार से गुरु हमारा है, गुरु को भी बहुत विशेष महत्व का हम मानते हैं। लाइफ में गुरु के प्रभाव के बिना शादी नहीं होती, ठीक है, नौकरी नहीं लगती, बहुत ही विशेष महत्व है गुरु का। तो जुपिटर जो है इसकी भी 3 दृष्टियां होती है। गुरु जहां भी बैठता है वहां से पंचम भाव को, सप्तम भाव को और 9th भाव को देखता है। वो जहां भी रहेगा वहां से 5, 7, 9 भाव को देखेगा। ठीक है, शनि जो होता है उसकी 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो शनि जहां भी होता है वहां तीसरे भाव, देखिए 6 में बैठा है ये कन्या में, तो यहाँ से काउंट करेंगे 6, 7, 8। अष्टम भाव पे एक दृष्टि है, फिर 7वां भाव अर्थात मीन राशि पे दृष्टि है, और 10वां भाव अर्थात लग्न पे दृष्टि है। तो 3, 7, 10 पे शनि की दृष्टियां हैं। ये देखिए मंगल है, मंगल यहाँ लग्न पे है, लग्न से चौथी, 7वीं और 8वीं, है ना, इस तरह से दृष्टियां काउंट करेंगे। एक आपके उसमें आता है मंगल दोष। ठीक है, अधिकतर लोग मंगल दोष से डरे रहते हैं कि मांगलिक कुंडली है। कई बार मांगलिक कुंडली होने के बाद भी हम शादी करवा सकते हैं। वो जब चार्ट आएगा तो उसमें चर्चा करेंगे कौन से मंगल पे कौन से मांगलिक कुंडली होने पे भी शादी हो जाती है, और कौन से नॉन मांगलिक हो तो भी मांगलिक लड़के से शादी करनी है, वो भी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, लेकिन वो केपी पद्धति में आता है, यहाँ पे हम उसको नहीं समझा पाएंगे। तो अभी आप यही समझ लें कि मंगल किस किस भाव में होता है, तो मांगलिक होता है। मंगल वैदिक ज्योतिष के अनुसार लग्न में हो, चौथे भाव में हो, सप्तम में हो, अष्टम में हो, 9th भाव में हो, तो मांगलिक माना जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। लेकिन जो हमारे साउथ के ब्राह्मण हैं, साउथ के विद्वान हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, सेकंड भाव भी मांगलिक माना जाएगा, क्योंकि ये हमारा, ये सप्तम से अष्टम पड़ता है, ये ससुराल भाव है हमारे पार्टनर के। ठीक है, और हमारा भी परिवार का भाव है ये। ठीक है, तो वो कहते हैं कि सेकंड भाव भी मांगलिक होता है। तो पहला भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, 12, इस तरह से कितने भाव हो गए देखिए तो 3 और 3, 6, टोटल 12 भाव होते हैं। और 6 भाव छोड़ करके बाकी 6 भाव मांगलिक है, अर्थात 50% तो मांगलिक होते ही है ना। हर हर मिनट में बच्चों का जन्म हो रहा है, लोगों का जन्म हो रहा है। तो 6 मांगलिक है, 6 नॉन मांगलिक है। लेकिन मांगलिक से लोग पता नहीं क्यों डरते हैं, लड़के नहीं मिल रहे हैं, रिश्ता नहीं मिल रहा ना। लेकिन वही प्रॉब्लम नॉन मांगलिक के साथ भी, उनको भी रिश्ते नहीं मिलते। तो लोग जो है परेशानी में ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात होती नहीं है। तो रंगों के माध्यम से देखिए यहाँ पर दर्शाया गया है कि 12वां भाव, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 8वां भाव ये मांगलिक है। लेकिन हम सेकंड भाव को भी मांगलिक मानकर चलेंगे, क्योंकि हमारे नॉर्थ साउथ के विद्वान सेकंड भाव को भी मांगलिक मानते हैं। ठीक है, चलिए मेष लग्न। मेष लग्न किसे कहते हैं? जब लग्न में मेष राशि हो, मतलब लग्न में मेष राशि हो, तो हम मेष लग्न कहते हैं। तो मेष लग्न 1 नंबर जब लिखा हो लग्न में, तो हम उसे मेष लग्न मानेंगे, मेष लग्न की कुंडली मानेंगे। मेष लग्न का प्रभाव क्या होता है? देखिए यहाँ बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेष मतलब होता है मंगल। ठीक है, मंगल इसका स्वामी है मेष लग्न का। मंगल लाल रंग का कारक माना जाता है, और
भारतीय परंपरा में लाल रंग को शुभ माना जाता है, ठीक है। कहा था मांगलिक कार्य, है ना। तो शुभ कार्यों में हम मंगल से लेते हैं, मांगलिक कार्यों से ले लेते हैं, लेकिन मंगल को एक प्रकार से अनुशासन वाला प्लेनेट मानते हैं। तो मेष लग्न वाला व्यक्ति अनुशासन वाला व्यक्ति होता है, ठीक है। अनुशासन मतलब कि उसका फिक्स है कि सुबह 6 बजे उठना है तो रोज 6 बजे ही उठेगा, 7 बजे सैर पे जाना है तो 7 बजे सैर पे जाएगा, ना 5 मिनट पहले ना 5 मिनट बाद, ना। उसका टाइम फिक्स है। उसे छेड़ने का मतलब है कि आप उसे परेशान करना चाहते हैं, छेड़ना नहीं है। तो मेष लग्न का जो जातक होता है वो अनुशासन में रहना चाहता है और अनुशासन में ही जीना चाहता है, उससे छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। मेष लग्न, मंगल जो कारक होता है वो बिजली तत्व का कारक होता है, बिजली, है ना। तो बिजली जब कड़कती है आसमान में तो कैसी होती है, अचानक, है ना, करंट सा लगता है। तो मंगल, जो मंगल से प्रभावित लोग हैं या मेष लग्न वाले हैं, मेष राशि वाले भी हैं, उनको अचानक गुस्सा आता है ना, करंट सा लगता है पूरे शरीर में, और उनका जो बैलेंस है बिगड़ जाता है, ठीक है। बैलेंस बिगड़ जाता है और फिर ये अचानक हमला कर देते हैं। गुस्सा जब आएगा तो क्या करेंगे, उनका जो विरोधी रहेगा उस पर हमला करेंगे, तो ये सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो इनको बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। मंगल प्रधान लोगों को वर्दीधारी नौकरी करनी चाहिए, आर्मी में, फोर्स में, सिक्योरिटी गार्ड में, अगर पढ़े लिखे हैं तो ऑडिटर के रूप में। ऐसे लोग जो होते हैं, मेष लग्न की जो, मेष की जो प्रकृति मानी गई है जो आपको बताया, और इनकी आकृति भेड़ की तरह मानी गई है। तो भेड़ को आपने देखा होगा कि एक भेड़ आगे चल रही है तो सारी भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती है, उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, एक भेड़ करके भेड़िया जो भेड़ को चराने वाला एक भेड़ को लेकर के आगे चलता है और सारी भेड़ें पीछे पीछे चलने लगती हैं, वो रास्ता नहीं भटकती है। और देखा गया कि एक भेड़ ने कहीं पे छलांग लगा दी, तो बाद की भेड़ें, कुछ भेड़ें भी छलांग लगाती उसी जगह पे पाई जाती है ना। तो ये लकीर के फकीर, लकीर के फकीर माने जाते हैं, मतलब कि एक बार जो देखा उसी को करने का। अगर ये रास्ते में जा रहे हैं, इन्हें लगता है कि ये व्यक्ति बहुत पैसे वाला है और ये दुकान किया है, इसकी दुकान बहुत चल रही है, मैं भी इसी का काम करूंगा तो मैं भी पैसे वाला बन जाऊंगा, है ना। या मेरा पड़ोसी जो है ड्राइवर है तो मैं भी ड्राइवरी करूंगा, मेरा पड़ोसी डॉक्टर है तो मैं भी डॉक्टर बनूंगा, मेरा पड़ोसी आईएएस है तो मैं भी आईएएस बनूंगा। तो वो एक दूसरे को देख करके उसी प्रकार से अपना विचार बना लेते हैं, है ना, और उस पर फिर लग जाते हैं। अपना अपने अंदर क्या क्वालिटी है उस पे विचार नहीं करते, ठीक है, कि मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, उस पे लग जाते हैं। ये एक कमी है इनकी, इसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, लोगों के बीच, दो लोगों के बीच बोलने की इनकी, टांग अड़ाने की एक आदत होती है ना। दो लोग लड़ रहे हैं तो बीच में ये जरूर बोलते हैं, दो लोग जा रहे हैं, इन्हें लगता है जानना चाहिए इनके बारे में, तो फटी में टांग अड़ाना इसको कहा जाता है, कि बेमतलब का जहां पे जरूरत नहीं है वहां पर ये अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये तो मेष लग्न है और उनका, उनके प्रकृति हो गया। यहाँ पे इसको आप वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा, है ना, क्या क्या चीजें हैं एक बार इसको भी याद कर लीजिएगा। जो भी चीज है यहाँ पे देखिए लिखा है, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है, आमतौर पर अकाल्पनिक होते हैं, है ना। परफेक्ट हो गए। वाइड स्टैंस मत लो, ये देखो ऐसे मत करना, ये देखो जो नहीं करना है, ऐसे दूर दूर पैर मत ले जाना कभी, इतने दूर पे। ठीक है। देखिए मैंने जो आपको बताया वो यहाँ पे क्या है, मेष लग्न स्वतंत्र व्यक्तित्व होते हैं, मतलब किसी का प्रभाव अपने ऊपर नहीं चाहते हैं, ठीक है। मेष लग्न के जातक अपनी क्षमताओं के आधार पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। स्वामी ग्रह मंगल चार्ट में कमजोरी या शनि, चलिए इसको तो नहीं पढ़ना। मंगल द्वारा शासित मेष लग्न जनरल उग्र होता है, ऊर्जावान होता है, ग्रह मंगल ग्रह से मिलता जुलता प्रभाव डलता है, ठीक है, मतलब ऊर्जावान होते हैं
और ये एक प्रकार के कार्यों को करने में ज्यादा महारत हासिल करते हैं। इनको दे दिया जाए कि भाई कपड़ा धोना पूरे दिन, तुम कपड़ा धोते रहो, करते होते रहेंगे। तुम्हें इस घर की रक्षा करना, खड़े रहो, खड़े रहेंगे। इन्हें अगल बगल क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, है ना। कोई आ रहा जा रहा है, उससे बहुत ज्यादा इनको दिक्कत नहीं होती है। सीधे भी होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और काल्पनिक होते हैं, है ना। तो ये सब प्रवृत्ति में मतलब दूसरे तरीके से आपको बताया, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। त्वरित कार्रवाई, त्वरित निर्णय, है ना, ये निर्णय बहुत जल्दी लेते हैं, बहुत जल्दीबाजी में होते हैं। ये सोच मतलब निर्णय ले लेते हैं, काम शुरुआत कर देते हैं, नुकसान हो जाता है, फिर सोचते हैं हमने गलती कर दी। सोच विचार करके निर्णय लेना चाहिए। तो ये थोड़ा सा आवेग में रहते हैं, जल्दीबाजी में रहते हैं। इनके पास टाइम, लगता है कि इनके पास टाइम ही नहीं है। आपसे मिलने आए और बोले ठीक है मैं चलता हूँ, जबकि पूरा दिन टाइम इनके पास है, लेकिन आपके पास बैठेंगे नहीं, है ना। ऐसा लगता है कि इनके पास बहुत काम है इनके पास। ठीक है, तो यही चीजें घुमा फिरा के यहाँ पर दिया हुआ है, और कुछ नहीं है ना, जो बताया आपको। ये प्रेम संबंध कैसे कैसे लोगों से होता है, स्वास्थ्य कैसा रहता है, तो ये सब चीजें तो एक सामान्य चीजें हैं, उसको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखते। अब मेष लग्न मतलब मंगल का प्रभाव है, सैनिक है, तो ये लोग कह सकते हैं कि ऐसे लोग हमेशा हृष्ट पुष्ट रहते हैं, कंधा चौड़ा रहेगा, शरीर सुडौल रहेगा, है ना। ये सब चीजें मेष लग्न में पाई जाती है। और इस मेष के राशि का जो रत्न है वो मूंगा होता है, और धातु जो है वो तांबा होता है, रंग लाल या गुलाबी होता है। ठीक है, ये सब चीजें याद कर लीजिएगा। बाकी अशुभ ग्रह शुभ ग्रह बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि कोई भी प्लेनेट किसी का शत्रु नहीं होता, है ना। ये राजनीति के 9 मंत्री पद है ना, 9 प्लेनेट है, और जिस प्रकार राजनीति में 9 पोस्ट होते हैं, 9 मंत्री पद होते हैं, उसी तरह से इसको मान लीजिए। जरूरत पड़ने पर सब एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, एक साथ रहेंगे तो दोस्त रहेंगे, अलग अलग रहेंगे तो शत्रु हो जाते हैं, है ना। तो किस प्रकार से वो शत्रु का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मुझे नहीं मिला। जब आप प्रिडिक्शन में आएंगे तो शत्रुता बहुत ज्यादा नजर नहीं आती। यहाँ तक कि मंगल और शनि भी एक राशि में बैठ करके मित्र बन जाते हैं, है ना। मेरे वाला और क्यों नहीं आ रहा तेरे में नेटवर्क में? आपने मैक्सिमम लिमिट लगाई है ना, तो कनेक्टेड डिवाइस की तो कनेक्ट है, कोई कनेक्ट है, टीवी कुछ कनेक्ट पूछना, है। नहीं ब्लॉक मत कुछ करो, टीवी कनेक्ट है, बंद कर दो हॉटस्पॉट और दोबारा चलाओ, हट जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग आपस में बात करते समय म्यूट रहा कीजिए, मैं तो बंद करता है फिर भी खुल जाता है, कैसे पता नहीं। ठीक है, मैं कहा था, हाँ, शुक्र और सूर्य, ज्योतिष में कहा जाता है कि शुक्र और गुरु। शुक्र जो है देवताओं राक्षसों के गुरु है, दैत्यों के गुरु है, और गुरु जो है जुपिटर जो है देवताओं के गुरु है। और इनमें विचारों में भिन्नता है ना, विचारों में भिन्नता है, तो एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं, है ना। लेकिन जब ये एक दूसरे के राशि में बैठ जाते हैं, शत्रुता खत्म हो जाती है। ठीक है, जब एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं, एक घर में बैठ जाते हैं, शत्रुता खत्म हो जाती है। तो कोई भी प्लेनेट किसी का शत्रु नहीं है, किस भाव में बैठा हुआ, किस भाव से कितने दूरी पे बैठा हुआ, उसके अनुसार अच्छा या बुरा फल देते हैं। तो कौन किसका शत्रु है बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रत्न याद कर लीजिए, क्योंकि उपाय ये उपचार के लिए काम आएगा। कलर याद कर लीजिएगा, उपचार के लिए काम आएगा। जितने प्रकार के लाल रंग के फूल हैं, लाल रंग के पदार्थ हैं, वो सब मंगल से प्रभावित है। ठीक है, बाकी और चीजों की जरूरत नहीं है। वृषभ लग्न, वृषभ लग्न, वृषभ लग्न जो होता है, जब लग्न में 2 नंबर लिखा हो तो वृषभ लग्न माना जाता है। और वृषभ मतलब बैल, आकाश में जो तारों की जो बनावट है वो बैल के अनुसार आकार में है, तो उसको वृषभ के आधार पे उनका नाम दिया गया है। तो नाम के आधार पे देखा गया कि इनका स्वभाव भी जो है वो बैल, बैल मतलब क्या होता है,
वजनी शरीर, 2 कुंटल का, 2 कुंटल नहीं, 20 कुंटल, 20 कुंटल का मतलब 2 टन के बराबर इनका वजन होता है, 1.5 टन से 2 टन, कई बार ज्यादा भी होता है। तो बहुत वजनी शरीर होता है। तो ऐसे लोग, क्या देखा कि आपने एक बार बैल बैठ जाता है ना, उठने उठने का मन नहीं करता। एक तो बैठेगा नहीं, पूरे दिन काम करता रहेगा वो, और अगर बैठ गया तो आप डंडे लगाइए, कुछ भी कहिए, उठने का प्रयास नहीं करता, उठने का कोशिश नहीं करता। वो चाहता है कि भाई 2 बार कहेंगे फिर चले जाएंगे, उठता नहीं है। तो कह सकते हैं आलसी होते हैं। ठीक है, मेष लग्न के लोग, उनकी प्रकृति आलसी वाली होती है। ऐसे लोग काफी वजनी शरीर के होते हैं, शरीर से थुलथुले होते हैं, कंधा चौड़ा होता है, सर बड़ा होता है, गला भी काफी मोटा सा होता है, और काफी भारी शरीर के होते हैं, वजनी शरीर के होते हैं। और ऐसे लोग दुबले पतले नहीं होते ना। मेष लग्न वाला मध्यम शरीर का होता है, वृषभ लग्न वाला भारी शरीर को, जैसे जैसे वजन उम्र बढ़ती जाएगी इनका वजन बढ़ता जाता है काफी। आलसी तत्व होते हैं, लोग एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे। मेष लग्न वाला एक्सरसाइज भी कर लेगा, ये एक्सरसाइज भी नहीं करते, और शरीर का वजन बढ़ता जाता है। तो वजनी शरीर कारण ये आलसी प्रकृति के माने जाते हैं। ठीक है, इसका स्वामी जो शुक्र है, ठीक है, वृषभ का स्वामी शुक्र है। और अपने आलसी प्रकृति के कारण ये किसी भी बड़े पोस्ट के लिए भी प्रयास नहीं करते। ये लोग एक जगह बैठ करके, कोई ऐसा काम हो जिसे आराम से किया जा सके, एक जगह बैठ के किया जा सके, ऐसे काम को करना पसंद करते हैं। दौड़ भाग वाला काम, मार्केटिंग वाला काम ये बहुत कम करते हुए पाए जाएंगे। एक जगह बैठ करके काम करना इन्हें ज्यादा अच्छा लगता है। शुक्र का ग्रह है, शुक्र का लग्न है, तो ऐसे लोग सुंदर होते हैं। ठीक है, देखने में कपड़ा इन्हें बहुत अच्छा चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, गले में कोई माला वाला पहन लेंगे सोने के चांदी के, है ना। अगर महिलाएं हैं तो हमेशा सुंदर, महिलाएं सुंदर होती हैं प्राकृतिक रूप से, लेकिन उन्हें और ज्यादा सुंदर बनना है, देखने में काफी आकर्षक दिखना चाहिए। तो वृषभ लग्न की औरतें काफी आकर्षक दिखने के लिए और ज्यादा श्रृंगार करती है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग ना, तो थोड़ा सा और जानकारी हो जाएगी, विस्तार से दिया हुआ है। वृषभ लग्न का मुख्य रत्न जो होता है वो हीरा होता है और ओपल होता है। ठीक है, सफेद रंग, क्रीम कलर, ये जो है इसके कलर माने जाते हैं। और ऐसे लोग काफी प्रेमी स्वभाव के होते हैं। ठीक है, कला के, प्रकृति के, फैशन के, है ना, प्रति इनका ज्यादा झुकाव रहता है। देखिए यहाँ लिखा है, कला, प्रकृति, संगीत, फैशन, सजावट, सुंदरता, है ना, के प्रति, सौंदर्य के प्रति काफी झुकाव रहता है। और ऐसे लोग, जो लोग आलसी होते हैं, वो लोग की प्रकृति क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कोई काम दिया इनको, ठीक है, तो ये तो काम करेंगे नहीं, टालेंगे, किसी और को दे दो, मुझे ना जाना पड़े। लेकिन अगर इन्हें काम अपने हाथ में ले लिया और ये उठ गए कि मुझे काम करने जाना, पूरे दिन ये काम करते रहे, चाहे कितना भी बड़ा काम हो, एक बार उस काम को खत्म करेंगे, फिर वापस आके फिर बैठ गए। जब तक ये खड़े हैं तब तक कोई भी काम करा लो, बैठ गए फिर इन्हें उठाना मुश्किल होता है। मतलब कुल मिला के आलसी होते हैं। तो इनकी प्रकृति के अनुसार अगर इनको हैंडल किया जाए, चाहे ये वर्क प्लेस पे हो या आपके भाई बंधु हो, तो आप अगर प्रकृति को जान करके आप इनको हैंडल करेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, है ना। तो जब ज्योतिष तो यही तो है कि हमें भविष्य के बारे में, किसी की प्रकृति के बारे में अगर पहले से जानकारी हो तो उसे किस प्रकार से हैंडल किया जाए वो हमें पता चल जाता है ना, और फिर हम उसको अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से हमारा वृषभ लग्न यही है। फिर आता है मिथुन लग्न। मिथुन जो होता है ये
स्त्री और पुरुष दो लोगों का स्वभाव है, मिक्स स्वभाव है। मिथुन का स्वामी जो है बुध होता है, और वायु तत्व प्रधान है। मंगल जो होता है वो मेष लग्न जो होता है वो अग्नि तत्व प्रधान है, ठीक है। वृषभ जो होता है वो पृथ्वी तत्व प्रधान है। पृथ्वी मतलब भारी, वजन, है ना, पृथ्वी भारी होता है, वजनी होता है। तो वृषभ लग्न वाला जो है पृथ्वी तत्व प्रधान होता है, इस कारण भी वो आलसी होता है। लेकिन मिथुन लग्न वाला वायु तत्व है, बुद्ध इसका मालिक है। तो बुद्ध क्या है, इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। मंगल क्या था, इनर्जेटिक होता था, ठीक है। शुक्र का जो स्वामी है, वृषभ का स्वामी शुक्र है, तो वृषभ लग्न वाला सुंदर होता है ना, सुंदरता के प्रति उसका झुकाव होता है। लेकिन मिथुन लग्न वाला ज्ञानी होता है। बुद्ध जो है नॉलेजेबल व्यक्ति है। ऐसे लोग हर मतलब हमेशा ही कब उठेंगे, कब बैठेंगे, कब सोएंगे, कुछ पता नहीं चलता। आपने बटन दबाया, सो गए, बटन दबाया, हाथ लगाया, उठ गए। तो इन्हें किसी चीज में आलस नहीं आता, ठीक है। वायु तत्व प्रधान होने के कारण ये हवा की तरह चलते भी हैं, हवा की तरह दौड़ते भी हैं, शरीर से दुबले पतले, है ना, दुबले पतले होते हैं, और बातें भी हवा में ही करते हैं, है ना। एक तो द्वि स्वभाव समझिएगा, मिथुन जो होता है द्वि स्वभाव होता है। एक प्रकृति होती है ग्रहों की, हम ऊपर से लेते हैं, मेष लग्न चर प्रकृति, वृषभ लग्न अचर प्रकृति, स्थिर प्रकृति, और मिथुन जो है द्वि स्वभाव। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। कर्क चर प्रकृति, सिंह स्थिर प्रकृति, कन्या द्वि स्वभाव प्रकृति। तो चर अचर द्वि स्वभाव, चर अचर द्वि स्वभाव, यही क्रम हमारा 12 राशियों तक चलता है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, चर अचर द्वि स्वभाव, चर अचर द्वि स्वभाव, ठीक है। एक चार्ट मेरे पास भी होगा, मैं भी दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है, और ग्रुप में भी पोस्ट कर दूंगा, उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। तो एक तो चर अचर इनका द्वि स्वभाव प्रकृति होता है, तो कभी भी एक तरफा बात नहीं करते। कैसे करते हैं बात ये, जब इनको आपसे जरूरत होगी, मिथुन लग्न वालों की, तो आपको ऐसी बात बोलेंगे जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा सुनने में, और आप पूरी तरह मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। ऐसा लगेंगे इनसे ज्यादा हितैषी तो कोई है ही नहीं दुनिया में। माँ बाप भी आपके इतने हितैषी नहीं होंगे जितना ये सामने वाला बोल रहा है ना, अपनी जान देने के लिए न्यौछावर है। लेकिन जो ही आप इनकी बातों में आ जाते हैं और इनके मन मुताबिक काम कर देते हैं, तो असली रंग इनका निखर के फिर सामने आता है। फिर कहते हैं मैं आपको पहचानता नहीं, है ना। तो दो ही स्वभाव होने मतलब दो चेहरा इनके पास होता है। पहला चेहरा कभी दिखाते हैं, दूसरा चेहरा कभी दिखाते हैं। हवा में बातें करते हैं, जो चीज उपलब्ध ही नहीं है, लेकिन उसको अपनी बातों से इस प्रकार से करेंगे कि वो उपस्थित है समाज में, इस दुनिया में, ना। लेकिन वो तब पता तब चलेगा कि वो सब चीजें हवा में है, जब आपका सब कुछ बिगड़ चुका होता है, ठीक है। तो हवा में बातें करने वाले दुबले पतले और काफी चंचल स्वभाव के होते हैं, ठीक है। और ऐसा भी देखा गया है कि अगर स्त्री है तो उसका स्वभाव कुछ कुछ पुरुषों से मिलता जुलता रहेगा, ठीक है। और अगर पुरुष है तो वो चलेगा तो लड़कियों की तरह चलते हुए प्रतीत होता है। मतलब दोनों का स्वभाव मिक्स होता है इनके ऐसे लोगों में, ठीक है। वो भी एक पहचान होती है कि मिथुन लग्न वाला दूर से ही पहचान में आ जाता है, अपने चाल से, अपनी बातों से भी, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया कि लंबे हाथ, जातक सक्रिय मजबूत, है ना, जो भी चीज है, ये जातक सीखना पसंद करते हैं। हाँ, ये लोग हमेशा ना, ये लोग गणित दिमाग के बहुत तेज होते हैं। दिमाग के तेज मतलब जो चीजें अभी आपने सोचा, ये सुन करके क्लास में बैठे बैठे याद कर लेते हैं। क्लास में बैठे हैं, सामने पढ़ाया जा रहा है और इन्हें याद हो गया, इतना दिमाग तेज होता है। ये लोग गणित के मास्टर होते हैं, गणित में तेज होते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान दें आप, ये कहे कि कोई मिथुन लग्न का लड़का है और कमजोर है गणित में, तो ये कहिए दिमाग में कमी नहीं है, बस वो आलस कर गया और आपने ध्यान नहीं दिया इसलिए कमजोर है।
आप उसे 2 दिन ठीक से पढ़ाइए, वो क्लास में टॉप कर जाएगा ना। 2 घंटे रोज मैथ पढ़ाइए तो सीखने की क्षमता बहुत तेज होती है, दिमाग बहुत तेज होता है, क्योंकि बुद्ध मालिक है ना। बुद्ध गणित का कारक होता है और बुद्धि का कारक जो है बुद्ध है। तो बुद्धि के बहुत ही तेज होते हैं लोग, और किसी भी चीज को बहुत जल्दी सीख जाते हैं, याद कर लेते हैं, है ना? सीखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, दिमाग बहुत तेज होता है ना, इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे लोग, और बहुत ही चालाक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, इनका जो रत्न माना जाता है वो एमराल्ड है। पन्ना ग्रीन कलर का होता है, पन्ना हरे रंग का, और हरा रंग जो होता है इनका शुभ रंग माना जाता है। शरीर से लोग काफी स्वस्थ होते हैं, बीमारियां बहुत कम लगती है। ठीक है, बाकी इसको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है बीमारी के बारे में, क्योंकि प्लेनेट कहाँ पे बैठा, कैसा बैठा, उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, प्रकृति चेंज नहीं होती, लेकिन हेल्थ वगैरह वो प्लेनेट के आधार पे हम चेक करते हैं। कर्क, कर्क क्या होता है? केकड़ा। ठीक है, कर्क लग्न, केकड़ा। केकड़ा कैसा होता है? आपने पाया होगा केकड़ा जो है पानी में रहता है। कहाँ रहता है? पानी में, और जमीन पे भी रहता है। उसे आप पानी में डाल दीजिए वो जिंदा रहेगा, बाहर निकाल दीजिए तो जिंदा रहेगा। केकड़ा जब चलता है तो 4 कदम आगे चलता है, फिर कई बार दूसरी तरफ रास्ता बदल लेता है। कभी वो सीधा नहीं चलता, भेड़ जो है सीधा चलता है, केकड़ा कभी लेफ्ट चलेगा, कभी राइट चलेगा, कभी आगे चलेगा, कभी पीछे चलेगा। ये मतलब कह सकते हैं कि ये लोग, इनका दिमाग जो होता है वो सीधा नहीं चलता। ठीक है, कर्क लग्न का स्वामी होता है चंद्रमा। चंद्रमा मतलब सफेद। ठीक है, सफेद। तो चरित्रवान ऐसे लोग क्या होते हैं कि नियम का पालन करने वाले होते हैं। अपने कपड़े पर कोई दाग धब्बा लग जाए इन्हें बर्दाश्त नहीं है, अपने चरित्र पे कोई दाग लग जाए इन्हें बर्दाश्त नहीं है। वो चरित्रवान होते हैं, और दूसरों को भी, दूसरे भी ऐसे ही बने इसके लिए प्रयास करते रहते हैं, टोकते रहते हैं। ठीक है, चंद्रमा जल का कारक है, सफेद चीजों का कारक है। तो कर्क लग्न वाले काफी सेंसिटिव होते हैं। जल क्या होता है? सेंसिटिव होता है। हल्का सा गर्म करो तो भाप बन जाता है, हल्का सा ठंडा लगे तो क्या बन जाता है? ठोस बन जाता है ना, पत्थर बन जाता है, बर्फ बन जाता है। तो ऐसे लोग काफी सेंसिटिव होते हैं। तो ऐसे लोगों को बात बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। जब भी आपके सामने हो, भाई हो, बंधु हो, रिश्तेदार हो, मित्र हो, तो आप लोगों को इनके सामने इनकी बुराई नहीं करनी चाहिए। अचानक ही बुरा लग जाएगा और ये रोने लग जाएंगे तुरंत ही, है ना। इन्हें छिपकली से डर लगता है, इन्हें बंदर से डर लगता है, इन्हें कुत्ते से डर लगता है, ये हर चीज से डरते हैं। डरपोक किस्म के होते हैं, सेंसिटिव पर्सन होते हैं। लेकिन चंद्रमा एक राशि प्लेनेट भी है, ये राजा की तरह रहना भी पसंद करते हैं, राजकुमारी की तरह रहना पसंद करते हैं, साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये इनका अपना स्वभाव है। और इनको कोई काम दे दिया जाए तो मेष लग्न वाला जो है 1 घंटे में करके आते 2 घंटे में करके आएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि इन्हें रास्ते में कोई मिल जाएगा, वो कहेगा भैया मेरा ये भी काम कर रहा है, तो उनका भी काम पकड़ लेंगे। कोई तीसरा मिल जाएगा, उसका भी काम पकड़ लेंगे। तो उसको दुआ सलाम करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने मित्रों से, दोस्तों से। ठीक है, तो नियम के जो इन्होंने कहा उसको पक्के नहीं होते, थोड़ा सा और लोगों का भी ध्यान रखते हैं। तो लोगों से प्रेम बहुत ज्यादा इनका होता है, सेंसिटिव पर्सन होते हैं, लेकिन प्रेमी होते हैं, रोमांटिक होते हैं। कर्क लग्न वाली लड़की अगर आपको मिल जाती है या लड़का मिल जाता है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, शादी के लिए, तो शादी कर लेनी चाहिए। बहुत ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही दयालु होते हैं और केयरिंग, लविंग एंड केयरिंग होते हैं। अपना भी ख्याल रखते हैं और सामने वाले का भी ख्याल रखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लग्न माना जाता है मैरिज के लिए, लड़कियों के लिए तो खास करके बहुत अच्छा माना जाता है।
इनका जो रत्न होता है वो होता है मोती, और मेटल होता है चांदी। ठीक है, सफेद रंग होता है, मोती रत्नों में, और चांदी मेटल्स में आता है। तो इसका भी जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। बाकी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा। और अब आते हैं सिंह लग्न पे। सिंह लग्न ये भी एक राशि प्लेनेट है, और अच्छा मैनेजर बनने की क्षमता, ये अच्छा मैनेजर होता है। ये एक जगह देखिए क्या है, एक बार हम क्रम में दोबारा आते हैं। मेष लग्न चर प्रकृति, वृषभ स्थिर प्रकृति, मिथुन द्विस्वभाव, चंद्रमा चर प्रकृति। ठीक है, सिंह लग्न स्थिर प्रकृति। तो सिंह लग्न जो होता है वो स्थिर मतलब अचर प्रकृति का होता है, आलसी होता है। वो एक जगह बैठ करके और चाहता है कि हमारे सारे काम हों। ये शिकार के लिए भी तभी निकलता है जब इसे बहुत ज्यादा भूख लग जाती है। बिना भूख के ये शिकार नहीं करता, और कोशिश ये करता है ये शेरनी शिकार करे, मैं बैठ के खाऊं, है ना। तो ये अच्छे मैनेजर होते हैं, और इन्हें जो भी जरूरत होती है अपने लोगों से करवाते हैं। जो इनके आसपास होते हैं उनसे कहते हैं भैया इस काम को करो, और ये बैठ करके खाना पसंद करते हैं और मौज मस्ती से रहना पसंद करते हैं। ये राजा स्वभाव के होते हैं। जिसका भी सिंह लग्न है ऐसा व्यक्ति किसी किसी कंपनी में काम करता है, या तो मैनेजर होगा या फिर सुपरवाइजर होगा। काफी गुस्सैल होते हैं। शेर क्या होता है, गुस्से वाला होता है, तो काफी गुस्से वाले होते हैं। इसका स्वामी जो सूर्य है, सूर्य को आप समझते हैं गर्म प्रकृति, और सूर्य के चारों तरफ सभी सभी प्लेनेट घूमते हैं। अर्थात ये चाहता है जो सिंह लगने वाला है कि मैं जहां भी रहूं सभी हमारे अंडर में काम करें। ठीक है, सभी हमारे अंडर में काम करते। ये इसका विचार ऐसा होता है, ये जहां भी होता है ये चाहता है कि सभी लोग हमारे अंडर में काम करें और हम सबसे काम करवाएं। तो ये अच्छे मैनेजर होते हैं और सभी से काम करवाना जानते हैं। इन्हें पता होता है कि कौन सा व्यक्ति क्या काम कर सकता है, और ये काम को बांट देते हैं और अच्छे तरह से मैनेज करते हैं और किसी भी काम को करवाने में सक्षम होते हैं। ठीक है, सिंह लग्न वाले जो है अच्छे मैनेजर होते हैं, उग्र प्रकृति के होते हैं, गुस्सैल होते हैं। और अब ये समझिएगा कि अग्नि तत्व प्रधान है। ठीक है, सिंह लग्न अग्नि तत्व प्रधान है, मेष लग्न भी अग्नि तत्व प्रधान है। ठीक है, उसे गुस्सा आता है तो वो जहां होगा वहीं से तुरंत जो भी हथियार होगा वो चला देगा, मार देगा। लेकिन सिंह लग्न वाले गुस्सा करते हैं। ठीक है, गुस्सा करते हैं और वार कम करते हैं। वो सिर्फ डराते हैं लोगों को, अंदर गुस्सा नहीं होता, चेहरे पे गुस्सा होता है, चेहरे पे गुस्सा दिखता है ना। दोनों की प्रकृति में अंतर है। मंगल जब गुस्सा करता है तो पूरा शरीर उसका लाल सा हो जाता है। सिंह लगने वाला गुस्सा करता है तो अंदर से तो शांत होता है, चेहरे पे गुस्सा दिखता है। गुस्सा जानबूझ के दिखाता है, नाटक करता है ना। इनका शरीर भी वजनी होता है, भारी होता है, और रुआब रुआब वाली मतलब इनका शरीर होता है, मूछें होती बड़ी बड़ी, और लंबा चौड़ा शरीर होता है। बाकी ये सब चीजें तो आनुवंशिक चीजों पे आधारित है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग काफी वजनी शरीर के पाए जाते हैं, क्योंकि आलसी भी तो होते हैं ये लोग। जो व्यक्ति आलसी होगा वो भारी शरीर का होगा, वजनी शरीर का होगा। चलिए, इनका रत्न जो होता है वो होता है रूबी, माणिक्य। और मेटल जो होता है वो तांबा या गोल्ड। ठीक है, लाल रंग, नारंगी रंग इनका मुख्य रंग है। उपचार के लिए इसी रंगों का यूज करेंगे।
शरीर के अंगों में सूर्य पिता का भी कारक होता है ना। तो सिंह लग्न है, तो अभी तो हम सूर्य के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं, प्लेनेट के बारे में विचार करके बात करेंगे। तो सिंह लग्न है, इसका स्वामी जो सूर्य होता है, बस इतना ही जानना है। और इनका जो प्रकृति होता है मैंने आपको बताया, ठीक है। एक और बता कर लेते हैं, फिर आज के लिए रहने देते हैं। कन्या लग्न। कन्या लग्न द्विस्वभाव प्रकृति का लग्न है ये। कैसे, दोबारा हम याद करा देते हैं। मेष, मेष, वृषभ, कन्या, कर्क, सिंह, कन्या, ठीक है। तो मेष होता चर प्रकृति, वृषभ होता अचर प्रकृति, मिथुन होता द्विस्वभाव, कर्क होता है चर प्रकृति, सिंह होता है अचर प्रकृति, और कन्या होता है द्विस्वभाव। अब समझिए, कन्या लग्न का स्वामी जो है बुध है, ठीक है। बुध का एक और लग्न आता है मिथुन, ठीक है। दोनों का स्वामी कौन होता है? बुध होता है। मिथुन वाला तेज दिमाग का होता है, लेकिन कन्या वाला भी तेज दिमाग का होता है, लेकिन दोनों की प्रकृति में अंतर है। दूसरा तरीका क्या है कि मिथुन तत्व जो है, मिथुन जो है वायु प्रकृति है ना। मेष लग्न अग्नि तत्व, वृषभ पृथ्वी तत्व, मिथुन वायु तत्व, चंद्रमा जल तत्व, फिर आ जाता है हमारा अग्नि तत्व। सिंह लग्न अग्नि तत्व, कन्या पृथ्वी तत्व। हमारा क्रम कैसे चलता है इसको याद रखिएगा। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, 4 तत्व हम लेते हैं राशियों में। अग्नि तत्व 1 नंबर पे, दूसरा पृथ्वी तत्व, तीसरा वायु तत्व, चौथा जल तत्व। इसी क्रम में हमें राशियों को लेकर के चलना। इस क्रम से जब याद रखेंगे ना, तो बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं। क्रम एक बार याद है, राशियों के नाम याद हो गया, तो वो जल तत्व है, वायु तत्व है, क्या है वो आपको अपने आप याद होना चाहिए। क्रम की बस इसी को याद रखिए, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। तो इन तत्वों के कारण उनकी विशेषताएं भी अलग अलग चेंज हो जाती हैं। तो कन्या लग्न पृथ्वी तत्व प्रधान है और स्वामी इसका बुध है, और ये भी द्विस्वभाव है, ठीक है। मिथुन भी द्विस्वभाव है, कन्या भी द्विस्वभाव है, इनका भी 2 स्वभाव होता है ना। समय समय पे ये भी अपना दूसरा रूप दिखाते हैं, लेकिन ये पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी मतलब जमीन से जुड़ा हुआ। ऐसे व्यक्ति जो भी बात करते हैं वो उसका कुछ महत्व होता है। अगर इन्होंने कहा है कि मैं आपका ये काम करूंगा, तो ये निश्चित रूप से उस काम को करेंगे। अगर इन्होंने कहा कि आश्वासन दे दिया कि आपको मैं 20,000 रुपए दूंगा, मुझ पर विश्वास रखिए, देर सवेर भले हो जाए, लेकिन ये अंदर से झूठे नहीं है, देंगे आप। मिथुन वाला अगर कह दिया मुझे आप 20,000 दे दो, मैं आपको 5,000 ब्याज लगा के 4 दिन में वापस कर दूंगा, तो 5,000 तो मिलना नहीं, 20,000 भी नहीं मिलना, है ना। वो सिर्फ अपना काम निकालना, वो अंदर से होता है भाई दे देंगे ठीक है, लेकिन परसों दे देंगे, या देते रहेंगे, उनके दिमाग में देते रहेंगे, नहीं भी देंगे तो भी काम चलेगा। झूठ बोलते हैं, लेकिन ये कन्या लग्न वाले झूठ नहीं बोलते, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व प्रधान होते हैं और इनका वजनी शरीर होता है, भारी शरीर होता है। मिथुन तत्व वाला हल्के शरीर का होगा, और कन्या लग्न वाला वजनी शरीर का, क्योंकि पृथ्वी का उसमें प्रभाव आ गया, पृथ्वी तत्व की का प्रभाव आने से वो वजनी शरीर हो जाता है, भारी शरीर हो जाता है। और ऐसे लोग भी थोड़ा सा आलसी होते हैं, और आलस के कारण बहुत सारा काम को टालते रहते हैं। तेज बुद्धि के होते, अच्छे मैनेजर होते हैं। बुद्धि इनका मालिक है कन्या का, तो तेज बुद्धिमान होते हैं, गणित के मास्टर होते हैं, और थोड़े बहुत आलसी भी होते हैं, ठीक है। आलसी क्यों होते हैं? क्योंकि पृथ्वी तत्व इनके गुणों में जुड़ जाता है, और उस कारण वो कई बार ये टाल देते हैं। दिल में कोई बात नहीं होती है कि भाई आपको जो वादा किया उसको पूरा करना है, आलस के कारण टाल सकते हैं, लेकिन दिल में कोई बात नहीं होती है कि भाई आपको काम को नहीं करना है। अच्छे मैनेजर होते हैं, समझिएगा। सिंह लग्न वाला मैनेजर है, कन्या लग्न वाला भी मैनेजर है, लेकिन सिंह लग्न वाला को अगर आप किसी काम की जिम्मेदारी देते हैं तो वो कैसे काम कराएगा, देखिए भाई कौन व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, कौन सा काम है, दे देगा भैया इस काम को आप करो, हमें नहीं पता कैसे करोगे, तुम्हें करना है। कन्या लग्न को आप देंगे, थोड़ा सा इनके अंदर भापने की शक्ति थोड़ी सी कम होती है। ये सभी दोस्तों को मिलाएंगे, पूछेंगे तुम कौन कौन सा काम कर सकते हो, ये काम करना है, अपना अपना काम छाट लो और काम को करने का प्रयास करो, और जहां नहीं आए
वो मुझसे पूछो, क्योंकि ये वही काम हाथ में लेते हैं जिसके बारे में इनको पता होता है। फालतू काम अपने हाथ में लेते ही नहीं है। सिंग लगन वाला हर चीज में मास्टर होता है, वो किसी भी काम को हाथ में ले लेगा और काम को करवा देगा किसी भी तरीके से। हर काम को अपने हाथ में नहीं लेते, लेकिन जिस काम को ले लेते हैं उसके बारे में उनको जानकारी होती है, और जो भी वर्कर होते हैं उनके साथ मिलकर के काम करते हैं। उसे नहीं आता तो उसे करवाते हैं साथ बैठ करके। दोनों में थोड़ा सा अंतर यही है, दोनों अच्छे मैनेजर होते हैं। और बाकी और सब चीजें जो है तो प्लेनेट के आधार पर फिक्स है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। किताब को ये ले लीजिएगा, अगर आप लोग किताब नहीं होगा तो बताइएगा, पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है। यही सब चीज यहाँ भी लिखा है, बुद्धिमान होता है, शासक होता है ना, और कुछ नहीं है, फिर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो कन्या लग्न तक हो गया, 9:45 हो रहे हैं, और बच गया इसमें 6 लग्न और राशि। प्लेनेट के बारे में बताना है ना, हर प्लेनेट से हम क्या क्या चीजें देखते हैं, ठीक है। हर प्लेनेट का एक रिश्ते के ऊपर, शरीर के अंगों के ऊपर, दिशाओं के ऊपर अपना एक महाप्रभाव होता है। तो उसके बारे में हम चर्चा कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, कल तो है सोमवार, सोम मंगल बुध तो व्यस्त रहूंगा मैं, फ्राइडे शुरू करेंगे, ठीक है। फिर फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन और क्लास कर लेंगे। और इस आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, है ना। बाकी 6 आगे का जो है तुला लग्न से हम आगे का अगले हफ्ते शुक्रवार से शुरू करेंगे। आज का जो वीडियो है, जो भी चीजें है वो आपको दे दिया जाएगा। हेलो, हेलो, ठीक है। आवाज तो आ रही है आप लोगों को ना? हाँ जी सर, आ रही है। 9:38 में किसी लिखा कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं सर, पूरी आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, आपकी आवाज बराबर आ रही है सर, आपकी आवाज में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से सुनाई दे रहा है। नेट कमजोर होगा, ठीक है। हाँ, कई बार नेट की प्रॉब्लम होगी, तो जिनको भी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है दोबारा वीडियो देख, ये वीडियो जैसे हमने आज दिया ना वैसे ही यूट्यूब पे एडिट करके हम डाल देंगे और कल सुबह तक आप लोगों को दे देंगे, इसको देख लीजिएगा। बाकी आप लोग एस्ट्रोलॉजी की कोई किताब हो तो उससे भी एक बार पढ़ जाइएगा, है ना। बेसिक चीज आपको पढ़ने की जरूरत है, शुरू के 10-15 पेजेस, 20 पेजेस ना, या मान लीजिए कि अगर बेसिक की किताब है 30-40 पेज तक, उसको एक बार सरसरी निगाह से पढ़ जाइएगा, ताकि मैं समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। बाकी जो प्रिडिक्शन तो किताबों में कहीं आपको मिलेगा ही नहीं, तो प्रिडिक्शन तो सीखना ही नहीं है आपको, है ना, कि कौन सा प्लेनेट कहाँ होता है तो क्या फल मिलता है, सब चीजें जरूरत नहीं है। बेसिक चीजें ग्रहों के बारे में, प्लेनेट के बारे में, कौन से प्लेनेट से हम क्या क्या वस्तु, किस किस वस्तु के बारे में विचार करते हैं, किस भाव से, जो हमने बताया कि किस शरीर के अंगों के बारे में विचार, वो सब चीजें आप देख लीजिएगा। और यही बेसिक आपको जानने की जरूरत है, बाकी बहुत ज्यादा समझ जरूरत नहीं है। तो 30-40 पेज पढ़ जाइए शुरुआत के, बाकी तो प्रिडिक्शन हम आपको जो भी रूल होते हैं, वो नियम होते हैं, वो हम आपको पीडीएफ में दे देंगे। उसको उसी आधार पे हम प्रिडिक्शन सीखेंगे। जो भी नियम होते हैं वो आपको क्लास में ही चर्चा करेंगे, क्योंकि किताबों में वो सब चीजें मिलेंगी नहीं, ठीक है। तो सर, ये आज कन्या लग्न का जो ये विशेषताएं लिखी हुई है सर, इसको थोड़ा सा सर इसको आगे थोड़ा सा करेंगे, एक बार मेरे को स्क्रीनशॉट लेना था हाँ, सर। ले ये लीजिए। मानसिक विशेषता के नीचे सर, हाँ जी, सर आगे आप क्या है ये सर? भेजेंगे नहीं सर, ये जो स्लाइड्स है ये इसके पिक्चर्स नहीं मिलेंगे? ये पिक्चर आपको मिलेंगे तो आपके पास हाँ लैपटॉप ठीक में है, जो आपको मिलेंगे ना, पिक्चर वीडियो मिलेंगे। मिलेगा, वीडियो तो मिलेगा आपको ना, ये वहां देख नहीं, लीजिएगा। वीडियो नहीं सर, ये जो एक्सप्लेनेशन है ना उसका पीडीएफ या कुछ नहीं है? देखिए, ये पीडीएफ नहीं है, ये तो हमने भी कहीं से कॉपी पेस्ट ही किया है ना। तो ओके या ओके। तो या तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको वीडियो को रोक करके, है ना, नोट कर लीजिएगा। और या तो नोट करना ज्यादा ठीक रहेगा, नोट्स बनाने ना थोड़ी सी याद भी जाता है, ठीक है। तो आधा 1 घंटा लगाएंगे तो याद नोट हो जाएगा, ये बहुत विशेष चीजें ओके हैं नहीं। ओके
जो हमने आपको ना छोटे रूप में बताया वो विस्तार से बस फैला के बताया गया, कुछ नहीं है इसमें। सर इससे थोड़ा सा ऊपर होगा सर, ये इसका मानसिक विशेषता के नीचे क्या था आगे, ये मतलब ये ये कन्या लग्न मानसिक विशेषता से आगे क्या है सर? हाँ, ये रहा कन्या लग्न का प्रेम संबंध और विशेषता, है ना। हाँ जी। तो जब कन्या लग्न के लोग प्यार में पड़ते हैं तो पूरे जोश के साथ ऐसा करते हैं, है ना। एक हाँ पृथ्वी जी। तत्व राशि होने के नाते आपका प्यार स्थिर और अस्थायी होता है, सही लिखा है ना। क्योंकि ये लोग किसी से हाँ प्यार जी। करते हैं तो झूठा प्यार नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि पृथ्वी तत्व प्रधान है, स्थिर। तो ये लोग कभी हाँ किसी जी। में झूठा वादा नहीं करते, झूठा वादा नहीं करेंगे, झूठा प्यार नहीं करेंगे, है ना। तो इसी कारण से कई बार क्या होता है कि सामने वाली तो झूठा झूठा प्यार किया, वो सोचा जैसे हम झूठे हैं वैसे 2 दिन 4 दिन करेंगे और वैसे ये भी होंगे, लेकिन सामने वाली तो छोड़ना चाहेगी, ये छोड़ना इन्होंने सोचा ही नहीं है, तो वहां पर दिक्कतें होती हैं, है ना। मतलब मिथुन लग्न के लड़की हो और कन्या लग्न का लड़का हो तो मिथुन वाली भागना चाहेगी, ये इनके मन में कोई प्यार ऐसी कोई है नहीं, उसे तो भाई 4 चाहिए, है ना, दूसरा बॉयफ्रेंड चाहिए, चौथा बॉयफ्रेंड चाहिए, है ना। लेकिन ये जिससे प्यार कर लिया फिर उसके साथ ही रहना पसंद करते हैं, है ना, चेंज करना ज्यादा पसंद नहीं करते। तो ये मिथुन में और कन्या में थोड़ा सा अंतर ये आपको देखने को मिलेगा। सर ये एक आपकी जो सिंह लग्न वाली स्लाइड थी वो एक बार फिर से आप प्लेस कर देंगे यहाँ पे। ये हाँ, ये आ गया। एक ऊपर वाली स्लाइड है, ये नीचे वाली, कौन सा चाहिए आपको? सर दोनों, एक सेकेंड। ठीक है, ले, ये फर्स्ट स्लाइड है। थैंक यू सर। ये सेकंड है, ठीक है। तो मैं वीडियो रोक देता हूँ, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। कुछ पूछना तो नहीं है? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, मैं बहुत पीडीएफ भी बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। कोई पीडीएफ भी होगा मैं आपको आपका ज्ञान बहुत ही अच्छा लगा और आपकी जो जानकारी है बहुत ही अमूल्य है और हम लोग इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, जो कि हम लोग के मन मस्तिष्क पे चिरकाल तक बना रहे। नहीं, बिल्कुल। देखिए क्या है कि किसी के पास आजकल टाइम नहीं है। मुझे आप कह दिए कोई पढ़ा रहा है, बहुत लोग बुलाते भैया कि मैं वास्तु सिखा दूंगा, डिप्लॉय सिखा दूं, मैं क्लास में जा ही नहीं पाता, तो क्योंकि मुझे सीखना ही नहीं है, दिमाग पहले से मुझे नहीं सीखना, है ना। मुझे जितना है मेरे पास जो नॉलेज है वही अलग, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा उसमें घुसूंगा तो अपना डिस्टर्ब करूंगा। लेकिन फिर भी आप लोग टाइम दे रहे हैं तो कहीं न कहीं अपना कीमती समय निकाल रहे हैं, तो इसका फायदा भी हम भी कोशिश करते हैं कि जो चीज अगर आप लोग टाइम दे रहे हैं तो नुकसान ना हो, आपके टाइम का जो है महत्व रखते हुए भी वही चीज बताई जाती है, कम समय में ज्यादा चीजें, कि समय का सदुपयोग हो आप लोगों को, है ना। सर ये टोटली कितने सेशंस है इसके? देखिए ये तो दूसरा सेशन हो गया, है ना, और एक सेशन और आएगा जिसमें हम बताएंगे बाकी ये 6 लग्न, उसके बाद से 12 नहीं 9 ग्रहों के बारे में चर्चा होगी, ठीक है। तो लगभग मान के चलिए कि एक क्लास में हो जाएगा, मैं कोशिश करूंगा एक क्लास में खत्म कर दूं, है ना, या ज्यादा 2 में हो जाएगा, ठीक है। 1-1 घंटा करके 2 कर लेंगे, तो 4 सेशन हो गए। उसके बाद से एक आध दिन और भी लगेगा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें होती है ज्योतिष में ना, उसके भी चर्चा करेंगे। फिर केपी ज्योतिष का जो बेसिक होता है, केपी ज्योतिष का, उसमें 2-3 दिन लगेंगे, उसमें नक्षत्रों के बारे में चर्चा होगी, उप नक्षत्रों के बारे में चर्चा होगी, है ना। तो वो टेक्निकल चीज है, वो कैसे बनाते हैं। फिर जिस जिस चीज में प्रोडिक्शन करते हैं ना, ग्रह भाव, नक्षत्र भाव, उप नक्षत्र भाव, इसको इसको हम चार्ट कैसे बनाएंगे, कैसे प्रिडिक्शन लाइक चार्ट बनाएंगे, वो भी बताएंगे आप लोगों को। तो इसमें 2-3 दिन और लग जाता है, मतलब ये मान चलिए कि 8-9 हो जाएंगे, 8 या 9 में हो जाएंगे ना, कई बार 8 में, कई बार 7 में, कई बार 9 में, है ना, हो जाता है। तो 8 में हो जाना चाहिए, तो 8 सेशन कम से कम होगा, 8 या 9 हो जाएगा, ओके। ठीक है। तो फिर वहां तक आप एक बेसिक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके आगे फिर बेसिक ज्यादा होता नहीं है, फिर आपको एडवांस कोर्स
प्रिडिक्शन कैसे किया जाए, मैरिज प्रिडिक्शन, चाइल्ड बर्थ प्रिडिक्शन जो भी है वो कैसे किया जाए, फिर वहां से स्टार्ट होगा, है ना। क्योंकि बेसिक अगर नहीं आएगा तो आप प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे। हम आपको उपचार बताएंगे, रेमेडी बताएंगे, तो आपको रेमेडी समझ में नहीं आएगा क्योंकि बेसिक आपका कंप्लीट नहीं है ना। बेसिक कंप्लीट नहीं है तो आपको रेमेडी समझ में नहीं आएगा, बेसिक कंप्लीट नहीं है तो आपको प्रिडिक्शन भी समझ, जैसे मैंने मैरिज को बताना है तो सेकंड भाव, सेवंथ भाव, 11th भाव उसका कॉम्बिनेशन आता है तभी मैरिज होता है। तो अब सेकंड भाव से परिवार देखा जाता है, सेवंथ भाव से मैरिज देखा जाता है, 11th भाव लाभ है। तो परिवार में वृद्धि मैरिज के द्वारा, है ना। तो 2 7 11 चाइल्ड बर्थ परिवार में वृद्धि बच्चे के जन्म के द्वारा, है ना। तो 2 5 11 तो वो कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे, तब आपको जब बेसिक कंप्लीट रहेगा तभी आप उसको समझ पाएंगे, ठीक है। कुछ चीजें आपको याद भी करनी है, वो आप लोग जैसा अगर राशियों के नाम याद करना जरूरी है। लग्नों से क्या क्या चीज देखते हो वो तो हम प्रिडिक्शन जब करेंगे आपको बार बार इतने बोलेंगे ना, याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन राशियों का नाम याद होना चाहिए और ग्रहों के प्लेनेट की जो दशा होती है वो याद होना चाहिए कि पहले केतु की दशा शुरू होती है, फिर शुक्र की शुरू होती है, फिर सूर्य की शुरू होती है, फिर चंद्रमा की शुरू होती है, फिर मंगल की शुरू होती है, फिर राहु की, फिर गुरु की, फिर शनि की, फिर बुध की, फिर केतु की शुरू हो जाती है ना। तो क्रम केतु से शुरू होकर बुध तक जाता है ना। तो पहला हमारा जो नक्षत्र होता है अश्विनी नक्षत्र, उसका स्वामी केतु होता है ना। वो आप लोगों को क्रमवार जब याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे ओके। बता देंगे, उसका भी चार्ट होगा हमारे पास, कहीं दे देंगे। देखिए अश्विनी नक्षत्र है, सबसे सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र आता है, फिर भरणी आता है, फिर कृतिका आता है, फिर रोहिणी। अश्विनी का स्वामी केतु, फिर शुक्र, फिर रवि, है ना। तो रवि का फिर चंद्रमा मंगल, इसी क्रम में हमारा दशा भी चलता है, पहले केतु दशा, फिर शुक्र की, फिर सूर्य की, फिर चंद्रमा की, फिर मंगल का, फिर राहु का, फिर बृहस्पति का, फिर शनि का, फिर बुध का, फिर केतु का शुरू होता है। तो इसी क्रम में दशा भी चलता है और नक्षत्रों के स्वामी भी इसी क्रम में होते हैं, है ना। आकाश मंडल में भी 13 डिग्री तक एक प्लेनेट है, फिर आगे के 13 डिग्री दूसरा, फिर 13 डिग्री तीसरा प्लेनेट है। आकाश में भी उसी तरह से मानता, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए चार्ट है, इसके आधार पर हम आगे बताएंगे, ये लगभग 6ठे 7वें क्लास में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। शुभ रात्रि। थैंक यू सर। शुभरात्रि। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार। Thank you very much, sir.